हेलो, मैं मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आप सभी के सामने पिछली बार हमने जो पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड। देखिए, यूनिट नंबर तीसरा हमारा स्टार्ट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेपर फर्स्ट। आप सभी इस मामले में बिल्कुल अलर्ट हो जाएं, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है ये पूरी तरह से समझने वाला चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंदर आपका यूनिट नंबर फर्स्ट से लेकर फर्स्ट, सेकंड और इसके बाद के जितने भी चैप्टर हैं कहीं ना कहीं इस चैप्टर से लिंक जरूर करते हैं। और एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का और उन सभी के जो गुणधर्म हैं, उसके जो वो कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं, इन सभी की चीज़ में जो जितने भी जो उसके रासायनिक, भौतिक और इस प्रकार के गुण हैं, ताकि उसकी वो जो यौगिक बनाते हैं उनकी शेप क्या रहती है, उनका जो आकार है वो क्या रहता है, वो किस प्रकार के बॉन्ड का निर्माण करते हैं, उसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, सभी का वर्णन क्या आता है कहीं ना कहीं इस कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, परंतु इस चीज़ के अंदर आपको ये सोचना चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड से पहले हम आवर्त सारणी पूरी पढ़ चुके। तो इससे ये प्रतीत होता है कि हम जितने भी तत्व एलिमेंट्स हैं उसके बारे में सब जान चुके हैं। अभी जिस भी लड़के लड़की ने, अगर आपने याद नहीं की है आवर्त सारणी, तो उसे याद कर लेवें, क्योंकि बिना आवर्त सारणी के कोई भी चैप्टर कंप्लीट करना संभव नहीं है। देखिए, बढ़ते हैं आगे। कोवेलेंट बॉन्ड, जैसा कि पिछली बार भी बताया गया था, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि जब ऐसे दो तत्व जिनकी विद्युत ऋणता में बहुत अधिक अंतर होता है, तो उनके मध्य आप जानते हैं हमेशा आयनिक बंध बनता है। परंतु जब समान और लगभग समान विद्युत ऋणता के परमाणु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो उनके मध्य एक प्रकार का बॉन्ड जो निर्माण होता है वो होता है सह संयोजक बंध। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, इसके अंतर्गत क्या होते हैं कि इस बंध से बंधे दोनों परमाणु जो होते हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, और ये शेयरिंग जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ये इस शेयरिंग पे क्या होता है कि सिग्मा बंध का निर्माण होता है। दो बॉन्ड पेयर जिसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन एक तत्व जो एटम होता है उस देता है, और दूसरा दूसरा देता है। इस प्रकार दो जो होते हैं वो बॉन्ड पेयर का निर्माण करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन, जो कि हम कह सकते हैं उसको सिग्मा बॉन्ड। और इस बंधित परमाणु जो आपका बंध है, ये बंधित पे दोनों के दोनों परमाणुओं का समान रूप से एकाधिकार होता है। इस एकाधिकार में क्या होता है कि दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंधित परमाणु क्या करते हैं, अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस जो नोबल गैस के समान जो होता है विन्यास प्राप्त करते हैं। जो भी उनका पर्टिकुलर उत्कर्ष गैस का जो विन्यास है वो प्राप्त कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि दोनों के दोनों जो होते हैं अपने अपने मिलकर तो करते ही हैं, और अपने अपने नोबल गैस जो इलेक्ट्रॉन है, नोबल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको पूरा कर लेते हैं और स्टेबल या स्थायित्व को प्राप्त हो जाते हैं। अब आती है साझेदारी से हमेशा बराबर इलेक्ट्रॉनों की जो होती है, उस पर क्या होता है, सर्वप्रथम एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। यदि अगर इस सिग्मा बॉन्ड के बजाय डबल बॉन्ड बने, तो जाहिर सी बात है कि कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। यदि 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा अगर होता है तो क्या कहेंगे उसको, सिग्मा पाई। ऊपरी प्रवाह को बोलेंगे पाई बॉन्ड, फिर बीच वाले को सिग्मा, और नीचे नीचे वाला होता है वो भी पाई बॉन्ड कहलाता है। तो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन का साझा। ठीक है, और बॉन्ड कितने बने इसमें, 3। जैसे कि पता है कि नॉन पोलर सह संयोजक बंध की अगर जो बात करते हैं, नॉन पोलर सह संयोजक बंध अर्थात जिसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं होता है दोनों परमाणुओं में, सेम परमाणु होते हैं, या कह सकते हैं सेम परमाणु होते हैं, तो वो जब अणु का निर्माण करते हैं तो कैसा बनाते हैं,
नॉन पोलर सहसंयोजक बंध बनाते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में क्या होता है इसमें H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2 इत्यादि। लेकिन जब सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित परमाणु भिन्न भिन्न तत्वों के होते हैं तो उनकी विद्युत ऋणताओं में अंतर के कारण क्या होता है, यह बंध ध्रुवीय हो जाता है, जिसे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। एग्जाम्पल रूप से HF हो गया, HCl हो गया, H2O, NH3, CO2, SO2 इत्यादि। देखिए सहसंयोजक बंध को हम जो उसका नाम है लैंगम्यूर ने दिया था। और आयनिक बंध के विपरीत सहसंयोजक जो बंध होता है वो क्या होता है, दिशात्मक होता है, क्योंकि यह कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है और स्वयं जो होता है कक्षक क्या होता है, स्वयं दिशात्मक होते हैं। सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक साधारणतः कम होते हैं और साधारणतः इन यौगिकों अपनी अध्रुवीय प्रकृति के कारण अध्रुवीय कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, ये विलय होते हैं। सहसंयोजक बंध की प्रकृति समझाने हेतु समय समय पर कुछ सिद्धांत प्रस्तावित किए जाते हैं। इनमें से संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तथा अणु कक्षक सिद्धांत, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी दो प्रमुख आधुनिक सिद्धांत है जिनका इस अध्याय में अध्ययन किया जा सकता है, या ये कहें कि अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहली बात अगर आती है तो आती है कि संयोजकता बंध सिद्धांत क्या होता है। हाइटलर लंदन ने क्या किया, इसे प्रतिपादित किया और बाद में 1931 में पॉलिंग और स्लेटर ने इसमें सुधार करते हुए और या विस्तार देते हुए सहसंयोजक बंध में अनुनाद, संकरण, दिशात्मक गुणों को समझाया। और इस कार्य हेतु पॉलिंग को 1954 में रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला। इस सिद्धांत की मुख्य धारणाएं निम्नलिखित होती हैं। देखिए आप इसको विस्तार से तसल्ली से समझें कि जब नोबेल पुरस्कार किसी को मिलता है तो उस पर उसको पूरी तरह से अध्ययनरत रहना पड़ता है। उसको ये बताना पड़ता है कि उसने कुछ नया इनोवेशन इस संसार के लिए किया है। तो ध्यान रखिए, पॉलिंग और स्लेटर ने वैसे भी काफ़ी चीज़ों की खोज की, लेकिन मुख्यतः पूछा जाता है तो 3 चीज़ें आती हैं, अनुनाद, संकरण और दिशात्मक गुण, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, और या हम कहें उसका मॉलिक्यूल्स की, ये कहते हैं। अब आता है सिद्धांत की मुख्य अभिधारणाएं क्या क्या है। पहली बात करते हैं तो ध्यान सुने। सबसे पहले आता है संयोजकता कोश। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही बंध निर्माण में हिस्सा लेते हैं। देखिए बंध इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बंध निर्माण में भाग लेते हैं, ठीक है। अतः सहसंयोजक बंध निर्माण में भाग लेने वाले परमाणुओं में एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु कक्षक आपस में संयोग कर अतिव्यापन या ओवरलैपिंग द्वारा सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अतः अतिव्यापन जितना अधिक होगा बंध उतना ही प्रबल होगा। अब सोचने की बात है, अतिव्यापन जो होता है ये क्या कहता है। अतिव्यापन अपने आप में डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज या दिशात्मक गुणों को व्यक्त करता है। जितना अधिक अतिव्यापन होगा, और अतिव्यापन होने से क्या होता है, एक ही एक्सिस पर ओवरलैपिंग होता है, और ओवरलैपिंग होने से क्या होता है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग, मैक्सिमम बॉन्ड स्टेबिलिटी होती है। देखिए अब इसके बाद में होगा बंध निर्माण में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। यदि परमाणु की निम्नतम अवस्था
में उपयुक्त संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो परमाणु उत्तेजित होकर बंध निर्माण हेतु आवश्यक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। देखिए एग्जाम्पल में साफ साफ दिखा रखा है कि निम्नतम अवस्था में या ग्राउंड स्टेट अवस्था में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग 2s के अंदर क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जबकि 2p के अंदर क्या उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं पर सिंगल सिंगल आ रहे हैं। उत्तेजित अवस्था जो होती है उसके अकॉर्डिंग ये जो 2s में एक इलेक्ट्रॉन जो था ये एक्साइटेडमेंट होकर कहाँ जाता है, ये 2p के खाली जो ऑर्बिटल है इसमें पहुंच जाता है। इस प्रकार 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, ये s और p अतिव्यापन को दर्शाया जाता है। अब आता है बंध निर्माण के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन में आप कहो तो कोई अंतर नहीं रहता, अर्थात यह नहीं कहा जा सकता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस धातु या परमाणु का है। अर्थात बंध निर्माण के बाद इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान खो देते हैं। मैंने कहा बंध निर्माण के बाद में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपनी पहचान खो देते हैं, वो कोई पता नहीं रहता है कि वो किस से जुड़े हुए हैं। और इसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के विनिमय से एक एक्सचेंज एनर्जी उत्पन्न होती है जो बंध को स्थायित्व प्रदान करती है। इलेक्ट्रॉन के विनिमय से विनिमय ऊर्जा उत्पन्न होती है जो बंध को स्थायित्व प्रदान करती है। बंध निर्माण के बाद भी परमाणु अपनी आइडेंटिटी रखते हैं। तो इस सिद्धांत की व्याख्या तो क्या होगा कि H2 का अणु का बनना फर्स्ट नंबर 1927 में हिटलर और लंदन में के द्वारा सिद्धांत का अणु या अणु का बनना समझाना। इसमें एक होता है कि H2 अणु का निर्माण होता है 2 H परमाणुओं से, 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से। माना कि एक का नाम Ha और दूसरे का नाम Hb दे दिया जाता है, तो ध्यान रखें। तो इस Ha और Hb से संबंधित नाभिक अगर होता है तो आकर्षण बल नाभिक A और इलेक्ट्रॉन 1 और 2 तथा नाभिक B और इलेक्ट्रॉन 1 और 2 के मध्य कार्य करता है। क्या चीज कार्य करता है, आकर्षण बल। जबकि प्रतिकर्षण बल जो होता है नाभिकों A और B तथा भाई नाभिक के बीच जो प्रतिकर्षण होगा और इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होगा। तो इस प्रकार समीप आते हाइड्रोजन परमाणु के कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होने लगता है और एक निश्चित दूरी जिसे साम्यावस्था दूरी इक्विलिब्रियम जो डिस्टेंसर बोलते हैं R0 कहते हैं, पर प्रतिकर्षण आकर्षण एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं और इस प्रकार का सिग्मा बंध का निर्माण होता है। दोनों ही हाइड्रोजन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक ही दिशा में होता है। तो क्या दोनों को सीधे तीर के द्वारा व्यक्त करते हैं। यदि विपरीत चक्रण युक्त अगर होता है तो उसे विपरीत चक्रण युक्त को मतलब एंटी क्लॉकवाइज आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अब आता है कि 2 कंडीशंस आती हैं आपके सामने कि जब प्रतिकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित कर ले और इस प्रकार एक सिग्मा बंध का निर्माण हो जाता है तथा दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक ही दिशा में व विपरीत दिशा में हो सकता है। तो ये 2 प्रकार की परिस्थितियां लगभग संभव होती है इसमें। अब पहली परिस्थिति जो होती है वो ये है कि जब इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समांतर होता है अर्थात दोनों का एक ही दिशा में डायरेक्शन होता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य बल प्रतिकर्षण होने से तंत्र की स्थितिक ऊर्जा में लगातार वृद्धि होती जाती है
तथा इस अवस्था में बंद का जो निर्माण होता है वो नहीं होता है, जैसे कि देख रखा है आपने। दूसरा है, यदि इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में होता है तो तंत्र की स्थिति ऊर्जा में लगातार कमी आती है तथा एक निश्चित दूरी, जिसे साम्यावस्था दूरी R0 कहते हैं, पर तंत्र की स्थितिज ऊर्जा जो कि न्यूनतम होती है, अर्थात R0 वह दूरी है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य बंध बनता है। इसके बाद भी यदि हाइड्रोजन परमाणु के निकट लाया जाता है तो इनके नाविकों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।